हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद हाई स्कूल में। आज की वीडियो में आज हम लोग जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न उस साल पूछा गया था, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछे जाते हैं। ये प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है। इसके आने वाले वीडियो हम लोग प्री बीएड के भी क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। पढ़ने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस देखते हैं। कौशलों का अर्जन करना, हाँ ये तो है। पढ़ने का एक उपयुक्त अर्थ तो है कि पढ़ने का मतलब तो होता ही है कि कौशलों का अर्जन करना। और बाकियों को भी देखते हैं। व्यवहार में परिमार्जन, ये भी एक कारण है। ज्ञान देना, ये भी एक कारण है लेकिन बहुत उपयुक्त कारण नहीं है। व्यक्तिगत समायोजन, ये भी नहीं है। तो ये दोनों में से कोई एक है। तो इसमें से हमको ये देखना रहता है बाल विकास में कि कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन ज़्यादा अच्छा उपयुक्त है। तो बोल रहा है कि पढ़ने का मेन अर्थ क्या है। तो हमारे व्यवहार में परिमार्जन लाना, मतलब हमारे व्यवहार में सुधार लाना, यही उसका मुख्य कारण होता है। तो पहले में आएगा बी उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछे है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रखता है। बिल्कुल गलत बात है। ये छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये सही लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। नोट्स लिखवाता है, एक प्रभावी शिक्षक केवल नोट्स लिखवाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। समय पर कोर्स पूरा कराना, ये भी जरूरी है लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बच्चों को सीखने के लिए वो क्या करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करते रहे बच्चों लोग को कि वो अपने पढ़ाई को आगे लेके चले। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा का विचार किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी गई है। सबसे अच्छी कौन सी विधि मानी गई है शिक्षण के लिए, ये पूछा गया है। व्याख्यान विधि, ये उतना अच्छा विधि नहीं माना जाता। खेल खेल से सीखना, ये तो बहुत सही विधि है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि बिल्कुल गलत है, मतलब उतनी अच्छी मानी नहीं गई है। भाषण विधि, ये भी नहीं, व्याख्यान विधि के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा बी, खेल खेल से सीखना इसका सही उत्तर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। अधिनायक की, बिल्कुल गलत है। सुविधादाता का, ठीक लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। नेता का, ये तो बिल्कुल गलत है। उपदेशक का, बिल्कुल गलत है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो है एक सुविधादाता की होगी, फैसिलिटेटर की होगी। मतलब कि उसका ये काम रहेगा कि बच्चों को जहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है वो सुविधा के माध्यम से क्या करें, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो एक सुविधादाता के रूप में इनका क्या रहेगा, भूमिका रहेगा। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को व्यस्त रखना, ये उतना अच्छा कारण नहीं है। पढ़ाए गए विषयों का अभ्यास कराना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। अभिभावक को खुश करना, क्यों खुश करना है भाई, गृह कार्य देके। अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं है उतना अच्छा। तो इसका उत्तर मेन क्या है, पढ़ाए गए विषयों का अभ्यास कराने के लिए हम लोग क्या चीज़ देते हैं, गृह कार्य देते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का अनिवार्य लक्षण क्या है। जो बच्चा क्रिएटिव रहेगा वो क्या याद रखेगा, बिल्कुल गलत बात है। अब सारी चिंतन का रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला रहेगा, हाँ ये तो बिल्कुल सही है भाई। बाकियों को भी देख लेते। कम बुद्धिमत्ता का तो हो नहीं सकता, निष्क्रियता हो ही नहीं सकती अगर वो क्रिएटिव बच्चा है तो। आरटी 2009 के तहत मुक्त शिक्षा का उम्र कितना रखा गया है। तो 6 से 14 वर्ष का रखा गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था कि अगर आप विकलांग बच्चे हो तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इसमें रखी गई थी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब इनके शब्द से ही पता चल रहा है ऐसा मूल्यांकन जो हमेशा चलते रहता है। तो महीने में एक बार परीक्षा, बिल्कुल गलत है ये।
नियमित शैक्षणिक और सह शैक्षणिक विकास, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। केवल वार्षिक परीक्षा हो नहीं सकता, छात्रों को फेल करना ये भी नहीं हो सकता। तो सतत एवं व्यापक जो CCE का जो अर्थ है वो ये है कि आप बच्चों का साल भर मूल्यांकन करोगे, शैक्षणिक भी करोगे और सह शैक्षणिक भी करोगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप बच्चा क्लास में कैसा रह रहा है उसका भी आप करोगे, और बच्चा कैसे पेपर्स में नंबर पा रहे हैं वैसे भी करोगे। तो दोनों प्रकार का जो इनमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा से है? तो ये किस शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के लिए इसको लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1986 के जो एजुकेशन रिफॉर्म के रूप में लाया गया था, उसके अंतर्गत लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका सिंपल सा अर्थ था कि हम कैसे वो मिनिमम से मिनिमम चीज़ उस स्कूल में दें ताकि वहाँ का जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए उसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया कि कम से कम मिनिमम ब्लैक बोर्ड तो स्कूल में होने चाहिए, रूम्स होने चाहिए, ये चीज़ें थी। तो ये कब चलाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्षों में, तो ये भी बता दिया 1986 में कराया गया था। कौन सी कक्षा के लिए कराया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए कराया गया। कक्षा में शोर हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए क्या? शिक्षक क्यों चिल्लाएगा भाई? अपनी आवाज़ धीमी कर ध्यान खींचना चाहिए, ये हो सकता है, बाकी को देखते हैं। कक्षा से बाहर चले जाना चाहिए, क्यों चले जाएगा? सभी को सजा देना चाहिए, नहीं। अपनी आवाज़ धीमी कर ध्यान खींचना चाहिए। देखो कोई बच्चा कक्षा में शोर कर रहा है तो उसको ये है कि उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ धीमी कर ध्यान खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर ये सही होगा, ऑप्शन के हिसाब से वही ठीक है। TLM का फुल फॉर्म क्या है? तो TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो मटेरियल जिसमें शिक्षक किसी भी जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया और पेंसिल हो गया, किसी का भी उपयोग करके अगर बच्चों को पढ़ाता है तो वो TLM के अंतर्गत आते हैं। तो इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। एक छात्र कक्षा में देरी से आता है तो आप क्या करोगे? उसे बाहर निकाल दोगे? देखते हैं और आगे। कारण जानने का प्रयास करोगे कि वो क्यों लेट हो रहा है, हाँ ये सही लग रहा है। प्रिंसिपल से शिकायत करोगे? नहीं करना है। उसे दंड देंगे? ये दंड भी नहीं देना है। उसे बाहर निकाल देंगे? ये भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कारण जानने का प्रयास करेंगे कि भाई बच्चा क्यों देरी में आ रहा है, क्या कारण है, कुछ परेशानी तो नहीं, इन सब चीज़ों के लिए। शिक्षक छात्र संबंध कैसे होना चाहिए? मित्रता पूर्ण और सम्मानजनक, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकियों को भी देख लेते हैं। अत्यधिक कठोर, ये तो नहीं होना चाहिए, फिर बच्चा कुछ पूछेगा नहीं। उदासीन भी नहीं होना चाहिए। केवल औपचारिक, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? मित्रता पूर्ण और सम्मानजनक। ये नहीं कि मित्रता पूर्ण है तो एकदम दोस्ती बना लिया, ऐसे नहीं है। मित्रता पूर्ण भी है और सम्मान भी रहे, एक दायरा रहे। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल अमीर की शिक्षा, बिल्कुल ये केवल वगैरह तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको तो देखते ही काट देना है। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है, बाकियों को देखते हैं। अलग अलग कक्षाओं में शिक्षा, ये बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा मतलब वो शिक्षा होती है जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को एक क्लास में बैठा के पढ़ाते हैं। केवल मेधावी बच्चों को उसकी शिक्षा, बिल्कुल नहीं। तो क्या आएगा? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। नई शिक्षा नीति 2020 का ढांचा क्या है? 10+2 पहले था, अभी क्या हो गया है? 5+3+3+4। ये तो है ही नहीं ऐसा कुछ, और ये भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बी। क्रमित अधिगम के प्रवर्तक कौन है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसके प्रवर्तक है BF स्किनर। शिक्षक को समाज में कैसा स्थान मिलना चाहिए, बताइए। तो ये क्या है? राजनीतिक का मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सम्मानजनक, ये तो ठीक लग रहा है। धनी व्यक्ति का, ये क्यों मिलेगा भाई? सामान्य नागरिक, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सम्मानजनक। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? तो इसका सूक्ष्म शिक्षण का होता है 36 मिनट का होता है, जिसको और अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें 6 मिनट जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान पर चर्चा किया जाता है, जिसमें और 6 मिनट जो है बच्चों के रिवीजन पर फोकस किया जाता है, और 6 मिनट में उनका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे करके 6 भागों में बांटा जाता है माइक्रो टीचिंग को। और माइक्रो टीचिंग का टोटल समय कितना होता है? तो 36 मिनट का, मतलब एक क्लास जो पीरियड आप लोगे वो 36 मिनट का रहेगा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ खुला?
तो ये खुला था जर्मनी में खुला था। तो ये 20 प्रश्न थे जो 2025 के पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर थे। आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। बट आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको हो सकता है कि इससे कठिन क्वेश्चन मिले, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। और ये आंसर की था, जो ऑफिशियल आंसर की था सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये था। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्री डीएड या प्री बीएड एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। आने वाले वीडियो में मैं बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ मैं डिस्कस करूँगी, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया समझ में आए कि पेपर कैसा होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।